हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी सेंटर में। मैं कमलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 10th के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए है राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। ये राष्ट्रवाद होता क्या है? तो देखिए ये राष्ट्रवाद जो होते हैं वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच राष्ट्र के प्रति एक भावना है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर में यह होता है उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लोग मर मिटने को भी तैयार होते हैं, उसे ही हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वह सबसे पहले फ्रांस में हुआ। तो हम जानेंगे आखिर राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, क्या कारण था। तो ये सब को आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसा हम जानते हैं कि पहले जो थे राजशाही थे, तानाशाही शासक थे। तो राजशाही में क्या होता था कि राजा के वंश का होता था कि कोई राजा जो बनता था तो उसके बाद वाला उसका बेटा बनता राज करता था, इसके बाद उसका पोता राज करता था। ऐसे ही राजशाही था। तानाशाही भी ऐसा ही था कि अपने बल के कारण, मतलब अपने बल के वजह से वो क्या करता था, किसी का बस नहीं चलने दिया जाता था, सिर्फ अपना ही बस वहां पे चलाता था। तो आइए देखते हैं इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। चलिए आगे चलते हैं। ये चित्र एक यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। देखिए राष्ट्रवाद हम आपको बताएं, यहाँ पर लिख दिए किसी क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना है, और ऐसा भावना जिसके प्रति होता है वह राष्ट्रवादी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो सबसे पहले यह जो था फ्रांस में इसका उदय हुआ। और फ्रांस जो है यूरोप महादेश का एक देश है। चलिए राष्ट्रवाद के कारण जो थे वो थे कि सबसे बड़ा राजशाही या तानाशाही, मतलब एक राजा जो बन गए तो उसका वंशज ही राजा बनेगा। तानाशाही यानी बलबूते पर जो था वह राजा बन जाता था, वह दूसरे की भलाई नहीं चाहता था, सिर्फ अपना भलाई चाहता था। तो इससे पहले 1789 के पहले जितनी भी क्रांति हुई थी वह सभी निरंकुश शासक बन बैठे थे। सभी निरंकुश शासक थे, तानाशाही थे। वह जब जो चाहते थे वह करते थे, वह दूसरे का नहीं सुनते थे। फ्रांस में राष्ट्रवाद, अब फ्रांस में भी क्या हो गया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1789 की क्रांति, ये महान क्रांति था जो फ्रांस की ये महान क्रांति था, और इसी समय में क्रांति हुई थी। उस समय वहां के जो शासक थे वो वहां पर जो जिसका शासक चल रहा था वो था बुर्गो राजवंश का शासक था। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश का शासक था? तो बुर्गो वंश का राज शासक था। अब उस समय जो थे लुईस सोलहवां जो थे वह वहां का शासक थे। और इसी तरीके से फ्रांस में राष्ट्रवाद जब हुआ तो अंत में तानाशाही शासक समाप्त कर दिया गया, और राष्ट्रवाद की जो ही भावना जो बढ़ा तो तानाशाही शासक जो चल रहा था उसको अंत कर दिया। अब देखेंगे बाद में, इससे आगे चलेंगे तो हम बताएंगे लुईस सोलहवां को क्या किया गया, कैसे उसको राजा से हटाया गया। चलिए अब देखते हैं
क्रांति के समय किए गए कार्य, यानी क्रांति जब हुई तो उस समय में कौन कौन से कार्य किए गए। राष्ट्रवाद का भावना को विकास करने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। तो उसको जानेंगे, लेकिन आगे चलेंगे इस पे। क्रांति के समय किए गए कार्य, सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास। राष्ट्रवाद की जो भावना जो बढ़ी तो वो लोगों में क्या किया गया कि बढ़ता ही गया। अब बढ़ता जो गया तो क्या किया गया कि सामूहिक भावना का बढ़ाने का प्रयास किया गया। दूसरा, पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा एक सामूहिक भावना को बढ़ावा दिया और ऐसे नागरिकों को समानता का अधिकार मिले, इस तरीके की भाषा बोल करके, शब्दों का प्रयोग करके लोगों में राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास करते थे। नए संविधान का निर्माण, अब ये संविधान जो था वो नए संविधान बन गया और पुराने वाले जितने भी संविधान थे वह राजशाही था, तानाशाही का था, अपना मर्जी के अनुकूल उसको बनाया था। लेकिन अब जो संविधान बना वह नया संविधान बना। तो जानेंगे कि इसमें क्या किया गया। तो ये नया संविधान जो बना तो उसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया, यानी इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सभी को समान अधिकार दिया गया। नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको एक ही अधिकार दिया गया, एक ही समान का अधिकार दिया गया। अगला, राजवंशीय झंडे के स्थान पर एक नया फ्रांसीसी झंडा को अपनाया गया। ये देखिए, उस समय में जब ये राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और सभी में फैल गया था तब ऐसा हुआ था। इसी समय में ये सब कार्य, जितने कार्य थे वो सभी हो रहे थे। अब क्या किया कि राजवंशी जो झंडा था, यानी किसी राजा के वंशज का, जैसे हम आप लोग को बताए हैं कि बुरुगड़ो राजवंश का शासक था, तो इसी का शासक अभी तक फ्रांस में चलता आ रहा था। लेकिन क्रांति के समय जो हुआ था उसमें क्या किया कि राजवंशीय झंडा के स्थान पर, यानी इससे पहचान होता था राजा का, ये राजवंशीय झंडा जो था उससे राजा का पहचान होता था और उसके स्थान पे एक नया झंडा अपनाया गया जिसको फ्रांसीसी झंडा को अपना दिया गया। तीसरा देखिए, स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन। ये स्टेटस जनरल है क्या या नेशनल असेंबली क्या है? जैसे हम लोग भारत में संसद कहते हैं, उसी तरीके से वहां पर भी एक बैठक होती थी, योजना होती थी, उस जगह को स्टेटस जनरल कहा जाता था। इसको क्या किया गया, इसका नाम बदल कर रख दिया गया नेशनल असेंबली का गठन। इस तरीके से क्रांति के समय ये सब काम बढ़ता ही गया। अब देखते हैं, समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और जो समानती व्यवस्था थी उसको वह समाप्त कर दिया है। अब ये समानती व्यवस्था होता क्या है? तो समानती व्यवस्था के अंतर्गत वह भूमि का मालिक कोई और होता था। वह क्या करता था, किसान को जो था जमीन दे दिया गया करता था और किसान क्या करते थे, मजदूर से मजदूरी करवाते थे, उसमें खेती बाड़ी करते थे और किसान मजदूर से करवाते थे और इस पर सबका अधिकार होता था समानती का। उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए ये सब इतने कार्य किए गए थे जब क्रांति हो रही थी तब। अब देखिए अंतिम में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम बताए थे बुरुगड़ो राजवंश का जो शासक था उसका समापन हो गया और लुईस 16वां को क्या किया कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो हम इसमें यहाँ पढ़ लिए कि राष्ट्रवाद कैसे कैसे फैलता है। अब इस संपूर्ण में जो था नेपोलियन ने इसको बढ़ावा दिया था। तो चलते हैं अगले, नेपोलियन ने किस तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ाया उसके बारे में
जानते हैं कि प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। तो चलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वह राष्ट्रवाद को प्रसार करने में, फैलाने में इसकी अहम भूमिका थी। यदि ये नहीं होते नेपोलियन बोनापार्ट तो राष्ट्रवाद की भावना कभी नहीं बढ़ सकता था। तो उन्होंने क्या किए, बहुत सारे ऐसे काम किए। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर दिया और प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस में सत्ता का अधिकार कर लिया। वह सबसे पहले यही काम किए। दूसरा कि वह क्या किया, 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा। ये फ्रांस का अब जो था वह सम्राट बन गया। पहले तो काउंसिलिंग के द्वारा उन्होंने उसमें सत्ता का अधिकार दिया, मतलब पूरा अपना जो है अधिकार किया। और इसके बाद क्या किया कि वहां का जो है शासक बन बैठा, सम्राट बन बैठा। इसके और भी कारण थे कि उन्होंने क्या किया था, सम्राट बनने से पहले ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। ऑस्ट्रिया जो देश है उसको उसने पराजित कर दिया था और इटली के बड़े भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। इस तरीके से उसका वह प्रसार कर रहा था राष्ट्रवाद को। नेपोलियन संहिता फ्रांसीसी शासन एवं अर्थव्यवस्था लागू की गई और नेपोलियन संहिता लागू की गई। ये भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा था और अगल बगल के जितने भी राष्ट्र थे सभी पर नेपोलियन द्वारा चलाया गया एक नियम लागू किया गया जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में भी ये आता है, पूछा जाता बराबर कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो याद रखेंगे 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। अब देखिए इटली में उसने क्या किया कि अब जो है यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया। वह चाहते थे कि हमारा प्रसार जो है यानी राष्ट्रवाद जो है उसके बारे में सभी लोग जाने, इसलिए वो क्या करने लगे, एक देश से दूसरे देश भी जाने लगे। अगल बगल का जो देश था वहाँ के राजाओं से बात किया करते थे, वहाँ के लोगों से बात किया करते थे और वह उसके मन में राष्ट्र के प्रति भावना को उजागर करते थे और उजागर करके उसको समझाया करते थे कि राष्ट्र के प्रति हमें क्या करना है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि इटली में भी जाकर के और जर्मनी में भी जाकर के वो क्या किया, संगठन तैयार कर लिया और उस संगठन का नाम रखा गया, देखिए जैसे इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसिलियन गणराज्य की स्थापना कर दी। इन्होंने क्या किया कि इटली में गए और वहां की जनताओं से बात किए और वहां पर बात करने के बाद उसने गणराज्य जिसको नाम रखा गया ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसिलियन गणराज्य की स्थापना की। जब वो जर्मनी में किए गए तो उन्होंने ऐसा ही भावना वहां पर व्यक्त किए और जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना कर दिया। और इसमें क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की है, तो याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने। कहां पर किए, तो जर्मनी में किए। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव भी तैयार करवा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस दीजिएगा। अब इन्होंने ये सब जो था वो बढ़ाने का काम किए, ये जितना भी थे ये क्या किए कि प्रसार करने का काम किए। किसको, तो राष्ट्रवाद को प्रसार करने का काम किए। लेकिन उन्होंने एक चीज और अपनाया क्या, तो यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किए। वह हमेशा चाहते थे कि यातायात की जो असुविधा हो रही है उसको में सुधार किया जाए और वहां की जो संचार की व्यवस्था थी उसको सुधार किया जाए। ये समान शुल्क की व्यवस्था की गई, यानी किसी भी व्यक्ति को लिए समान शुल्क लगेगा। ये समान शुल्क लागू किया गया कि बड़ा से बड़ा हो और अमीर से अमीर हो या कोई भी व्यक्ति हो उसको समान अधिकार है, समान शुल्क लगेगा। अगर समान मापतौल की प्रणाली और एक मुद्रा के प्रचलन, और यहाँ पर क्या किया गया कि समान
मापतौल की प्रणाली को अपनाया गया। मापतौल की प्रणाली क्या होता था? मापने का तरीका, तौलने का तरीका। पहले क्या था कि 800 ग्राम का कोई चीज बना दिया जाता था और इसे बटखारा जिसको हम लोग कहते हैं, और 800 ग्राम का बटखारा होता था, 900 ग्राम का बटखारा होता था, उसको फिक्स कर दिया गया और एक मुद्रा का प्रचलन किया गया और एक ही जैसा मुद्रा का व्यवहार यहाँ पर किया गया। ये सभी नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। और कहाँ पर किए थे? तो यूरोप के राष्ट्र में, यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे उस सभी में व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास। और ये इतना ही नहीं किए, और ये क्या किए कि व्यापार के क्षेत्र में भी उसका विकास करने लगे। और इस तरीके से क्या हुआ कि पूरे राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गया और सभी अपने अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो गए। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल, और तब तक आप कीजिए पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से, और हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आपको यहाँ से बस तमाम चीजें दी जाएगी जो आपके लिए जरूरी है, और यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के माध्यम से लाएंगे। और दोस्तों को भी बताइए, आप अपने से कर लेंगे तो नहीं होगा, दोस्तों को भी बताना पड़ता है। तो आप यहाँ से लिंक शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए, ताकि आपका दोस्त भी इससे जुड़ जाए और उसको भी अच्छा से अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ सके।